स्वागत है आपका के सिक्को ज्ञान गंगा में। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेंडिचर मेथड। नेशनल इनकम में हम दो मेथड पहले कर चुके हैं, इनकम मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। नाउ थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। व्यय विधि क्या है? व्यय विधि के अंतर्गत हम राष्ट्रीय आय गणना करने के लिए क्या करते हैं कि एक लेखा वर्ष में अर्थव्यवस्था के समस्त अंतिम व्यय को जोड़ करके राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अर्थात जो हमारी व्यय विधि है, जो एक्सपेंडिचर मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं, एक अकाउंटिंग ईयर में जो इकोनॉमी है उसमें जो भी टोटल एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उन सब को जोड़ करके हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। अब एक्सपेंडिचर मेथड से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए जो स्टेप हम फॉलो करते हैं, जो कदम हम उठाते हैं, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सपेंडिचर मेथड। व्यय विधि के जो कदम वो कौन कौन से हैं? स्टेप फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स इनकरिंग फाइनल एक्सपेंडिचर। इकोनॉमी में उन क्षेत्रों की पहचान करना जहाँ जहाँ पर अंतिम व्यय किया जाता है। तो उस हिसाब से हम अर्थव्यवस्था को चार भागों में बांट लेते हैं: परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और शेष विश्व क्षेत्र। हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये चार सेक्टर है जहाँ पे फाइनल एक्सपेंडिचर किया जाता है। नाउ सेकंड स्टेप आता है कि जो फाइनल एक्सपेंडिचर है उसका वर्गीकरण करना कि वो किस किस रूप में किया जाता है। अगर हम बात करें अंतिम व्यय की वर्गीकरण की, तो जो फाइनल एक्सपेंडिचर है उसको हम निम्नलिखित भागों में बांटते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अंतिम उपभोग व्यय। जो अंतिम उपभोग व्यय हैं उसके दो प्रकार हैं: प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। निजी अंतिम उपभोग व्यय और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। फिर सेकंड है फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अंतिम निवेश व्यय। जो अंतिम निवेश व्यय हैं उसके फिर दो प्रकार आगे: ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सकल घरेलू पूंजी निर्माण एंड नेट एक्सपोर्ट। जो सकल घरेलू पूंजी निर्माण है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, इसमें दो चीज़ इंक्लूड करते हैं हम: ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक। सकल स्थायी पूंजी निर्माण और स्टॉक में परिवर्तन। नाउ इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप आता है वो आता है एस्टिमेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। एस्टिमेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर मीन्स कि जो हमारा अंतिम व्यय है उसका एस्टिमेट करना, कि अंतिम व्यय की गणना करना कि किस किस रूप में अंतिम व्यय किया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप आता है एस्टिमेशन ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखिए, हमने फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के दो टाइप किए थे: प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले हम जो निजी क्षेत्र है उसका अंतिम व्यय की गणना करते हैं, उपभोग व्यय की, कि वो कैसे खर्च करता है। इसकी गणना करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो रिटेल प्राइस हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं परिवारों और निजी गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा बेची जाने वाली मात्रा प्लस निवासियों द्वारा विदेशों में की गई खरीद माइनस गैर निवासियों द्वारा घरेलू सीमा में क्रय। जो हाउस होल्ड सेक्टर है हमारा, वो जो कुछ भी वस्तुओं पर खर्च करता है उसकी जो मात्रा होती है उसको उसकी कीमतों से गुणा कर देते हैं और इसमें जोड़ देते हैं क्या कि जो हमारे NRI हैं, जो हमारे इंडियंस विदेशों में रहते हैं, वो वहाँ पर जो कुछ भी खर्च करते हैं प्लस विदेशी लोग जो यहाँ खर्च करते हैं उसका नेट डिफरेंस। तो इस प्रकार से हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की गणना करते हैं। उसके बाद करते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। सरकार भी क्या करती है, उपभोग पर खर्च करती है। किस रूप में करती है? सरकार द्वारा घरेलू बाजार में खरीद, सरकार बहुत से प्रोजेक्ट लाती है, सामाजिक कल्याण के कार्य करती है, उसके लिए जो भी कच्चा माल खरीदती है, रॉ मटेरियल परचेज करती है, उस सब पर जो व्यय किया जाता है वो यहाँ शामिल किया जाता है। सरकार द्वारा विदेशी बाजार में खरीद, सरकार जो है विदेशों से भी आयात करती है देश की जनता के लिए, उसकी खरीद पर जो खर्च किया जाता है। कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कर्मचारियों को जो वेतन देते हैं वो भी सरकार का उपभोग व्यय होता है, तो वो भी इसमें इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड टाइप था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। इसमें हम दो चीज़ इंक्लूड करते हैं: ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे
सकल स्थायी पूंजी निर्माण की। सकल स्थायी पूंजी निर्माण में क्या शामिल करते हैं? सभी उत्पादकों द्वारा अचल संपत्ति का उत्पादन। जो इतने भी उत्पादक हैं वो जो भी ऐसी संपत्ति या ऐसे परचेज करते हैं जो अचल होती है, जो स्थिर होती है, उस पर जो खर्च करते हैं। परिवारों द्वारा नए मकानों की खरीद पर व्यय। हाउस होल्ड सेक्टर जो नए मकान परचेज करता है उस पर जो खर्च करता है वो उनके लिए फिक्स होता है। निर्माण स्तर पर चालू कार्य, कोई निर्माण कार्य चल रहा है, कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उस पर जो करंट काम है उन पे जो कुछ भी खर्च किया जाएगा वो फिक्स होता है। कैपिटल रिपेयर, पुरानी इमारतें हैं या नए भवन हैं उनमें निर्माण कार्य करवाए गए हैं या नए भवनों का निर्माण कार्य किया गया है तो उसको हम कैपिटल रिपेयर मानते हैं, वो भी स्थिर होता है। उन पे जो कुछ भी खर्च किया जाएगा। एंड मशीनरी पर व्यय, वर्तमान में जितनी मशीन का उत्पादन हुआ है उसकी बाजार कीमतों से गुणा करने पर हम मशीनरी पर व्यय की गणना कर सकते हैं। तो ये सब वो व्यय हैं जो हमारे लिए क्या है? फिक्स्ड हैं। ये हमारी स्थिर संपत्ति है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, तो इसको हम शामिल करते हैं। नाउ सेकंड इसका पॉइंट था चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक में हम कैसी गणना करते हैं? अंतिम स्टॉक माइनस आरंभिक स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इनका डिफरेंस क्या कहलाता है? चेंज इन स्टॉक कहलाता है। नाउ अब इसमें जो थर्ड जो बात आती है दैट इज नेट एक्सपोर्ट। निर्यात मूल्य और आयात मूल्य का डिफरेंस जो होता है वो नेट एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसका डिफरेंस क्या कहलाता है? नेट एक्सपोर्ट कहलाता है। तो इस प्रकार से हम जो अंतिम व्यय है उसकी गणना करते हैं। अब राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए हम क्या करते हैं? जो भी हमारे पॉइंट्स हैं ऊपर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में देखिए हम तीनों चीज़ इंक्लूड कर रहे हैं। कौन कौन सा? प्राइवेट फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उसके बाद ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर ये ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, ये भी इसमें इंक्लूड है। तो हमने यहाँ पे एक ही टर्म ली है जो इन सबको इंक्लूड करती है। एंड देन उसके बाद प्लस नेट एक्सपोर्ट। अगर इन सब आइटम्स को हम जोड़ लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। जीडीपी एट एमपी की गणना करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा राष्ट्रीय आय की गणना करना। अब जीडीपी एट एमपी से हम कहाँ पहुँच सकते हैं? जीडीपी एट एमपी से हम जीएनपी एट एमपी पहुँच सकते हैं या एनडीपी एट एमपी पहुँच सकते हैं। वो हम पर डिपेंड करता है कि हम राष्ट्रीय आय गणना किस प्रकार से करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि यदि हम नेट एक्सपोर्ट के स्थान पर शुद्ध विदेशी निवेश जोड़ते हैं, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जोड़ते हैं, जो कि जोड़ होती है किसका? नेट एक्सपोर्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का। अगर इसको लेते हैं तो फिर हमारे पास जीडीपी नहीं आएगा, हमारे पास डायरेक्ट आएगा एनडीपी एट एमपी। हम डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाएंगे? डायरेक्ट हम पहुँच जाएंगे जीएनपी एट एमपी पर, क्योंकि जो डोमेस्टिक है वो किस में चेंज हो जाएगा? नेशनल में चेंज हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट जीएनपी एट एमपी पर पहुँच जाएंगे। नाउ अब जीडीपी एट एमपी से हम राष्ट्रीय आय पे कैसे पहुँचेंगे वो स्टेप कर लेते हैं। देखिए हमारे पास जीडीपी एट एमपी है तो हमें सबसे पहला काम क्या होता है? इस जी को एन में बदलना। अब जी का मतलब है ग्रोस और हमें जाना है नेट पर, तो जो ऑपरेशन लगेगा वो जीडीपी भी लगेगा। इस जीडीपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, इस जीडीपी में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो ये जो जी है वो क्या बन जाएगा? एन बन जाएगा, नेट बन जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो हमारे पास नेट आ गया, लेकिन अभी ये घरेलू आय है, इसको हम नेशनल लेवल पर कैसे लेके जाएंगे? तो ऑपरेशन इसी पे लगेगा। अगर हम इस एनडीपी एट एमपी में प्लस कर दें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, तो जो हमारा ये डी है वो चेंज हो जाएगा एन में। तो हमें क्या मिल जाएगा? एनएनपी एट एमपी मिल जाएगा। लेकिन अभी भी ये राष्ट्रीय आय नहीं है क्योंकि ये बाज़ार कीमतों पर है। इस बाज़ार कीमतों से मार्केट प्राइस से हम इसको लेकर जाएंगे फैक्टर कॉस्ट पे, यानी हमें इस एमपी को चेंज करना है। इस एमपी को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? इस एनएनपी एट एमपी में देखिए ऑपरेशन इसी पे लगेगा क्योंकि चेंज हमें इसमें करना है। इस एनएनपी एट एमपी में माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस कर देंगे सब्सिडी। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो गवर्नमेंट को मिलते हैं, फैक्टर को नहीं मिलते, और सब्सिडी जो कि फैक्टर को मिलती है
वो मार्केट प्राइस में इंक्लूड नहीं होती। इसलिए इस मार्केट प्राइस में सब्सिडी तो ऐड कर देते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं, तो जो हमारा एमपी है वो चेंज हो जाएगा किसमें, एफसी में। इस प्रकार हम एनएनपी एट एफसी पहुंचेंगे और इसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू राष्ट्रीय जो कैलकुलेशन करते हैं उसका पूरा प्रोसेस हमारा ये इस प्रकार चलता है और लास्ट में एनएनपी एट एफसी पहुँच करके हम नेशनल इनकम की गणना करते हैं। थैंक यू। अगर मैटर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।